फुल स्क्रीन कर लीजिए। ऑडियो ऑडियो हो गया, सारा कुछ हो गया। फुल स्क्रीन। हाउ डू आई मेक दिस फुल स्क्रीन? फुल स्क्रीन के लिए फिल मत पता शायद। व्यू में जाओ, यस, व्यू में आएगा फुल स्क्रीन। मैं वाले यूज़ नहीं करता। Hello everyone, welcome to Renu's Englishpedia. We have a few viewers here, and till everyone joins in, I'm just going to give you a basic introduction to the chapter. So, the last lesson is the first chapter of your Flamingo. It's an ironic name because the very first lesson has been named the last lesson. It is probably because जो last lesson, the most important lesson is supposed to be the last lesson that you learn. और इस चैप्टर में जो लेसन सिखाया जा रहा है दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर, द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर एंड पेट्रियोटिज्म. इट इज़ द जो आपकी कंट्री आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके कंट्री का कल्चर है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है. नॉर्मली जैसे अगर हम जर्मनी या फ्रांस की बात करें, सो हुएवर गोज़ देयर वो अपने ही लैंग्वेज में बात करते हैं. बट इंडिया में हमारी आदत है कि हम अपनी लैंग्वेज को छोड़ के हम फॉरेन लैंग्वेजेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. सो थ्रू दिस चैप्टर आपको सबसे बड़ा जो लेसन मिलता है दैट इज़ गिविंग इम्पोर्टेंस टू योर ओन कल्चर. ओके, सो हम अपने ही कल्चर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट लेसन दैट वी आर सपोज टू पे अटेंशन टू. सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर, लास्ट लेसन में 3 कैरेक्टर्स हैं. दैट इज़ मिसियर हैमिल, फ्रांस एंड जो बाकी के माइनर कैरेक्टर्स हैं, देर इज़ वॉक्टर, देर इज़ हॉसर, दे आर द विलेजर्स एंड ऑल. जो लास्ट लेसन was delivered by Monsieur Hamel. Monsieur Hamel में Monsieur जो है that's the French word for Mr. And Monsieur Hamel की अगर हम characteristics देखें तो he symbolizes the new consciousness of France. New consciousness of France का मतलब है कि जो फ्रांस में लोग थे they were not that patriotic at that time. ये हम प्रूशियन वॉर की बारे में बात कर रहे हैं. प्रूशियन वॉर, Prussia was a combination of Germany, Austria, and I think it was another country. तो उस टाइम पे the French had lost the war against Prussia, and till that time the French people, they were not that patriotic. I mean, no, they were patriotic, बट वो अपने कल्चर को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देते थे. तो इस चैप्टर में जो उनका न्यू कॉन्शियसनेस आया ड्यू टू द लूजिंग ऑफ द प्रूशियन वॉर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर एंड मिसियर हैमिल सिम्बलाइजेज दैट. देन ही इज़ द टीचर ऑफ फ्रेंच, ही इज़ वेरी ट्रुथफुल. ये आगे चल के इंसिडेंसेस में आपको पता चल जाएगा. ही इज़ अ ट्रू पेट्रियट. He symbolizes the tragic hero of this chapter because after 40 years एक ही स्कूल में 40 साल तक उन्होंने पढ़ाया है और अब उनको वो स्कूल से निकाला जा रहा है. तो ही ऑल्सो सिम्बलाइजेज द ट्रैजिक हीरो. ही इज़ ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट एंड ही ऑल्सो सिम्बलाइजेज द पेथॉस. पेथॉस का मतलब होता है उस स्टोरी की जो सैडनेस है वो मिस्टर हैमिल में सिम्बलाइज होती है. टॉकिंग अबाउट फ्रांस, ही सिम्बलाइजेज द एंटायर फ्रांस.
जो पहले वो प्रूशियन वॉर के से पहले था, दैट इज स्लम्बर। सब अपने ही अपने नींद में सोए हुए हैं, किसी को भी कंट्री से इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी, सब अपनी लाइफ में बिजी थे। ही इज़ अ फ्रेंच बॉय, he is belongs to the lower middle class, he is a poor boy, and by attitude he is quite happy go lucky, मतलब अपने मज़े में रहता है। Then Alsace and Lorraine are two districts of France and they have now passed into Prussian hands. जब फ्रांस स्कूल पहुंचता है, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी बिफोर एक्चुअली पूरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इनिशियल वीडियोस हैं उसमें डिटेल्ड आपको पूरा स्टोरी मिल जाएगी with explanation and key points and MCQs also. So in this video I'll just be giving a very brief account of this story. So the story starts with Franz rushing off to school. He is late. वो बहुत लेट हो गया है, ऊपर से उसने होमवर्क नहीं किया है। फ्रेंच के रूल्स थे पार्टिसिपल्स लर्न करना, तो वो करके नहीं आया था। एंड ही इज़ वेरी स्केर्ड, तो वो भाग रहा है। भागते भागते वो ए हॉल के आगे से गुजरता है। हॉल वॉज अ प्लेस जहाँ पे सारा का सारा जो भी इंफॉर्मेशन होता था वो वहाँ पे देर इज सम चाइल्ड कॉल्ड नियॉन मैन एडिट्स and he wants to give me a shout out, and I have absolutely no idea what a shout out is. And I tell it's my request कि जो भी questions आपके होंगे तो वो प्लीज़ लास्ट में वंस आई फिनिश विद द पीपीटी उस टाइम पे डालना, अदरवाइज आई मिस आउट ऑन क्वेश्चंस दैट यू वांट मी टू आंसर। सो एनीवेज ओके, तो वो हॉल के आगे से गुजर रहा होता है। हॉल उस टाइम पे वो जगह थी जहाँ पे विलेज में सारी न्यूज़ दी जाती थी एंड देयर इज़ अ बिग क्राउड स्टैंडिंग ओवर देयर, बट बिकॉज फ्रांस लेट हो गया है तो वो रुकता नहीं है, वो दौड़ रहा होता है। तो उसमें जो आयरन स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ है वॉक्टर, वो उसको रोकता है और बोलता है कि बेटा तेज़ क्यों भाग रहे हो, आराम से जाओ। अब फ्रांस का जो माइंडसेट होता है उसको लगता है कि वॉक्टर उस पर ही सटायरिंग, ही वो उस पर ताना कस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो उस फ्रेम ऑफ माइंड में जाता है। वो जाते जाते सोचता है कि मैं छुट्टी कर लूँ, बट वो रेजिस्ट करता है उस टेम्पटेशन को एंड वो स्कूल पहुँचता है। स्कूल जाकर उसको लगता है कि नॉर्मल कमोशन होगा, नॉर्मल हसल बसल होगा, बच्चे डेस्क खोल रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, तो मैं उस कमोशन में घुस जाऊँगा क्लास में और किसी को पता नहीं चलेगा। बट टू हिज सरप्राइज ही फाइंड्स एट द क्लास इज़ वेरी क्वाइट, कोई हलचल नहीं हो रही है। फिर वो डर जाता है कि अगर अब मैं लेट जाऊंगा तो मैं बिल्कुल सबकी नज़रों में आऊँगा और मुझे मिसिया हैमिल से डांट पड़ेगी। एंड टू हिज सरप्राइज मिसिया हैमिल इज सपोज टू बी अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। जो उनके हाथ में आयरन स्केल है वो डिपिक्ट करता है कि वो बड़े स्ट्रिक्ट टीचर हैं। तो उसको लगता है कि ज़रूर मिसिया हॉसे से मुझे आज डांट पिटेगी, सॉरी मिसिया हैमिल से मुझे आज डांट पिटेगी या फिर मैं पनिश होऊंगा। बट टू हिज सरप्राइज मिसिया हैमिल उसको बड़े काइंडली बोलते हैं कि फ्रांस डरो मत, अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। बड़ा वो एम्बेरस फील करता है क्योंकि सबकी नज़रें उस पर होती हैं, वो चुपचाप से अपनी जगह पे जाके बैठता है। और दैट इज़ व्हेन ही गेट्स द बिगेस्ट शॉक ऑफ हिज लाइफ, व्हेन ही सीज द विलेजर्स सिटिंग बिहाइंड। नॉर्मली जो पीछे के बेंचेस होते हैं वो खाली होते हैं, बट उस दिन उसको बड़ा अचंभा लगता है कि आज ये क्या हो गया, विलेजर्स क्यों बैठे हैं। और इतने में ही मिसिया हैमिल अनाउंस करते हैं दैट दिस वाज टू बी द लास्ट फ्रेंच लेसन, बिकॉज बर्लिन ने एडिक्ट मीन्स एन ऑर्डर भेजा है कि अब से अल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल्स में फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। तो फ्रांस, दैट इज व्हेन ही मेंशंस दैट दिस वर फ्रांस वाज थंडरस्ट्रक। Thunderstruck is the highest form of shock that you get. There is a huge difference between shock and surprise. सरप्राइज होता है व्हेन इट्स पॉजिटिव, अच्छा सरप्राइज मिलता है। शॉक होता है जब नेगेटिव होता है, आप बहुत बुरी तरह से आपको कोई गलत न्यूज़ मिलती है। तो ही इज़ थंडरस्ट्रक एंड दैट इज़ व्हेन ही रियलाइजेस दैट व्हाई देयर वाज a crowd outside the bulletin board and why Mr. Wachter was telling him not to hurry.
एंड देन ही रिग्रेट्स, ही सेज कि ओह ये तो लास्ट लेसन है, मैंने तो आज तक फ्रेंच पढ़ा ही नहीं। और यहाँ से हमें अंडरस्टैंड होना शुरू होता है द इम्पॉर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज। फिर क्लास शुरू होती है, मिसिया हैमिल रूल्स पूछते हैं, फ्रांस की बारी आती है एंड फ्रांस इज अनएबल to answer the rule for participles and he is very embarrassed। तो मिसिर हैमिल बड़े प्यार से उसको समझाते हैं कि बेटा घबराओ नहीं, आपकी गलती नहीं है, फ्रांस की आदत है दैट हम लर्निंग को पुट ऑफ करते हैं जब तक हमारे सर पे मुसीबत ना आ जाए। एंड ही स्टार्ट्स टेलिंग कि ये टेंडेंसी क्यों है। ही सेज दैट एवरीवन इन फ्रांस, चाहे वो बच्चे थे या बच्चे के पेरेंट्स थे या मिसिया हैमिल खुद थे, उन्होंने कभी भी अपने लैंग्वेज को, पढ़ाई को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। रीज़न पेरेंट्स क्यों इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, वो प्रेफर करते थे कि बच्चे स्कूल की बजाय या तो फार्म पे काम करे या मिल्स पे काम करे, उनको एक्स्ट्रा मनी मिलेगा। बच्चे वैसे ही उनको शौक होता है कभी सार पे स्लाइडिंग करने का, रिवर पे स्लाइडिंग करने का, या फॉरेस्ट में जाके बर्ड्स नेस्ट ढूंढने का, एग्स ढूंढने का। एंड मिस्टर हैमिल बोलते हैं कि सिर्फ उनकी गलती नहीं, मेरी भी गलती है दैट आई ऑल्सो प्रिफर्ड, जब मुझे कोई काम करना होता था तो बच्चे पढ़ें उसके बजाय मैं उनको मेरे प्लांट्स को वाटर करने के लिए भेज देता था। अगर मेरा फिशिंग का मन होता था तो मैं बच्चों को छुट्टी डिक्लेयर कर देता था। तो बोलता है हम सब गलत थे क्योंकि हमने कभी भी लैंग्वेज को, अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंट नहीं माना। जब मिस्टर हैमिल बोलते हैं कि ये लास्ट लेसन है, तब फ्रांस को समझ में आता है कि विलेजर्स वहाँ पे क्यों बैठे थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, वाई वर द विलेजर्स सिटिंग देयर। फर्स्टली वो मिस्टर हैमिल की लॉयल सर्विस फॉर 40 ईयर्स को ऑनर करना चाहते थे, और वो अपनी सॉलिडारिटी, अपनी लॉयल्टी टू द फ्रेंच कल्चर, टू द फ्रेंच लैंग्वेज, टू द फ्रांस, टू द कंट्री, वो उसको ऑनर करना चाहते थे, उसकी तरफ अपना पेट्रियाटिज्म दिखाना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ पर बैठे हुए थे। ये जितने भी डिटेल नोट्स हैं आपको मेरी पहली वाली जो वीडियोस हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएंगे। सो एनीवेज मिस्टर हैमिल जब सबकी गलती बताते हैं और फिर बातों बातों में ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज को डिस्क्राइब करते हैं एज द मोस्ट ब्यूटिफुल, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। एंड वो बोलते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन्स है चैप्टर की, कि अगर आप अपने लैंग्वेज को होल्ड करके रखोगे, इट इज़ द की टू योर प्रिजन। जब तक आप अपनी लैंग्वेज को होल्ड करोगे, आपको कोई एनस्लेव नहीं कर सकता, आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता। आपको वो चाहेंगे भी गुलाम बनाना, केज में बंद करना, तो आपकी लैंग्वेज आपकी चाबी होगी जिससे आप उस केज को कभी भी खोल सकते हो। एंड विद दिस दे स्टार्ट विद द कैलीग्राफी क्लास। कैलीग्राफी क्लास में मिस्टर हैमिल उनको पेपर देते हैं। पेपर पे अगेन फ्रांस अल्सेस लिखा होता है, विच इज़ अगेन अ प्रूफ दैट ही इज़ टॉकिंग अबाउट द कल्चर, द पेट्रियाटिज्म फॉर द कंट्री। एंड बच्चे वो लिख रहे होते हैं, और मिस्टर हैमिल जब बच्चे लिख रहे होते हैं तो मिस्टर हैमिल उस टाइम पे हर चीज़ को बड़ी गौर से देख रहे होते हैं, एज इफ ही वांटेड टू मेमोराइज इवन द स्मॉलेस्ट डिटेल इन हिज माइंड। ऊपर उनकी सिस्टर पैकिंग कर रही होती है, उसकी आवाज़ें भी आ रही होती हैं। इतने में ही फ्रांस की कॉन्शियसनेस जागती है कि काश मैंने पढ़ाई की होती है। और लास्ट लेसन का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि जब मिस्टर हैमिल लैंग्वेज के रूल्स पढ़ा रहे थे, पार्टिसिपल्स के रूल्स पढ़ा रहे थे, तो अब फ्रांस ने इतने ध्यान से सुना कि जो चीज़ उसको पहले समझ नहीं आती थी वो उसको अब पूरी तरह से समझ में आने लगी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम से पूछा जाता है, वाई वॉज फ्रांस एबल टू अंडरस्टैंड द क्लास सो वेल दैट डे। इसके दो कारण हैं, दैट मिस्टर हैमिल ने बहुत पेशेंटली समझाया और फ्रांस ने बड़े कंसंट्रेशन के साथ वो लेसन सुना। जब मिस्टर हैमिल अपने ख्यालों में खोए होते हैं तो फ्रांस रियलाइज़ करता है कि मिस्टर हैमिल को कैसा फील हो रहा होगा टीचिंग द लास्ट क्लास, उनकी इस क्लास के साथ कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। एंड ही इज़ एम्पैथी शुरू हो रहा है, ही इज़ नाउ अंडरस्टैंड्स व्हाट द टीचर इज़ गोइंग थ्रू। इतने में ही बेल बजता है। इट इज़ नाउ 12 o'clock
एंजेलस बचता है. एंजेलस पे भी वन टाइम बोर्ड क्वेश्चन वाज आस्क्ड, व्हाट इज द एंजेलस. एंजेलस इज अ क्रिश्चियन प्रेयर जो मतलब जैसे नमाज होती है दिन में 5 बार बोली जाती है, वैसे ही क्रिश्चियन प्रेयर होती है, ये भी दिन में कई बार बोली जाती है. तो एंजेलस जो है वो दोपहर में 12 बजे पढ़ी जाती है. जैसे ही बेल बजता है एंजेलिस चलनी शुरू हो जाती है, वहाँ से प्रूशियन सोल्जर्स की ड्रिलिंग भी शुरू हो जाती है. एंड ये जो है ये सिंबॉलिक है कि इट इज़ द मोमेंट व्हेन अल्सेस एंड लॉरेन आर पासिंग इनटू प्रूशियन हैंड्स. वो जो एंजेलिस का बजना है दैट सिंबलाइजेस द पासिंग ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन इनटू प्रूशियन हैंड्स. एंड उसके बाद मिसियर हैमिल खड़े होते हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं बट ही इज़ टू चोक्ड अप, उनकी आवाज़ बंद हो जाती है और वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाते हैं. सो वो आखिर में सिर्फ लास्ट में ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं विव ला फ्रांस. विव ला फ्रांस इज़ अ फ्रेंच वर्ड दैट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस. सो विद दैट द लास्ट लेसन एंड्स, राइट. तो विव ला फ्रांस इज़ ऑल्सो अनदर टेक्सचुअल एविडेंस कि कितना पेट्रियाटिक मिस्टर हैमिल थे और वो अपने बच्चों को किस तरह से फ्रांस की तरफ पेट्रियाटिक होने के लिए मोटिवेट कर रहे थे. सो दैट इज़ द बेसिक चैप्टर. नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस. अगर अब आपको कुछ पूछना है, आई एम गिविंग यू 2 minutes इफ़ यू वांट एनी क्लैरिफिकेशन ऑफ द समरी ऑफ द चैप्टर. भी टाइम लगता है वहाँ पे जाने में ना, भी टाइम. Okay, since I guess there are no questions regarding the summary, so I'll start with the very first question. Will they make them sing in German, even the pigeons? ये थॉट फ्रांस के मन में आया था जब उसको पता चला था कि अब फ्रेंच को नहीं पढ़ाया जाएगा, उनके ऊपर जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज किया जा रहा है. इम्पोज का मतलब थोपा जा रहा है, ज़बरदस्ती की जा रही है. तो इस दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जनरली इस लाइन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं. So the question over here is the competency based question. Again, I want to differentiate between a factual question and a competency based question. जो फैक्चुअल क्वेश्चन होता है दैट टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट. आपके चैप्टर में इंफॉर्मेशन दिया होगा और आप उसको एज इट इज़ नोट डाउन करते हो. जो कॉम्पिटेंसी होती है दैट टेस्ट्स वेदर यू हैव अंडरस्टूड द न्यूएंसेस, कि ये जो बात बोली गई है इससे आपने क्या सीखा, आपने क्या समझा. इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए आपसे पूछे जाते हैं. कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस हमेशा थीम बेस्ड होते हैं. अगर आपको थीम पता होगी तो आप कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे. बी वेरी केयरफुल कि आपका जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं दे शुड नॉट नेगेट द थीम. अगर हम लास्ट लेसन की बात करें तो इसकी थीम बेसिकली 2 थीम्स हैं. वन इज़ टू अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन. प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है पुटिंग ऑफ वर्क, कल पे बात को टाल देना. छोड़, मैं 2 मिनट बात करूँगा, छोड़ मैं कल कर लूँगा, यार अगले हफ्ते कर लूँगा. ये जो चीज़ है दिस इज़ नोन एज प्रोक्रास्टिनेशन. सो दिस चैप्टर इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ वन शुड नॉट प्रोक्रास्टिनेट थिंग्स, क्योंकि हमें नहीं पता है कि अगले पल में क्या हो जाएगा. And second theme is patriotism, respect for your country, respect for your culture,
इम्पोर्टेंस ऑफ योर कंट्री एंड इम्पोर्टेंस फॉर योर कल्चर। तो अगर आप ये लाइन देखोगे, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, तो दिस इज बेसिकली फोकसिंग ऑन इम्पोजिशन ऑफ अ लैंग्वेज ऑन पीपल, कि आप इंसानों पे तो कुछ इम्पोज कर सकते हो, क्या आप नेचर पे, क्या आप जीव पे, दूसरी चीज़ें आप उनके ऊपर लैंग्वेज इम्पोज कर सकते हो। सो फ्रॉम दिस थीम द क्वेश्चन हैज़ बीन मेड, a language loses its significance when it becomes a victim of colonial expansion. Significance का मतलब है importance, victim का मतलब है, मतलब आई डोंट नो द हिंदी वर्ड फॉर विक्टिम, बट जब वो उसके आश्रय हो जाता है, जब वो उसका शिकार हो जाता है। एंड कलोनियल एक्सपेंशन है, कलोनल हम उसको बोलते हैं जो ब्रिटिश राज था। जब ब्रिटिश राज फैल रहा था तो इंडिया लॉस संस्कृत, हमने हमारी संस्कृत, विक्टिम का मतलब है पीड़ित। ओके, माई स्टूडेंट इज सिटिंग विद मी राघव एंड ही हेल्प्ड मी आउट। विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, और हम भी ब्रिटिश कलोनियलिज्म के पीड़ित हुए थे, विक्टिम हुए थे, बिकॉज वी लॉस्ट अ गुरुकुल सिस्टम, वी लॉस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत इतनी रिडंडेंट हो गई है कि अब उसको इंडियन बहुत कम स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। तो वैसे ही वो बोल रहे हैं कि जब हमारे ऊपर इंग्लिश को इम्पोज किया गया था, वी लॉस्ट आवर नेशनल लैंग्वेज। तो हम इस बात को अब हमें जस्टिफाई करना है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जस्टिफाई, एल्यूसिडेट, इलेबोरेट, इन चीज़ों में डिफरेंस क्या है। जस्टिफाई का मतलब है कि आपने रीज़न देना है, आपने उसको प्रूफ करना है, वैलिडेट, जस्टिफाई, प्रूफ करना है। एलैबोरेट, एल्यूसिडेट, उसे च्युइंगम की तरह खींचना है, उस लाइन को पूरी तरह से ऊपर नीचे से एक्सप्लेन करना है। बट जस्टिफाई करने पर आपको उसके रीजंस देने हैं। तो हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि एक लैंग्वेज अपना सिग्निफिकेंस लूज कर जाती है जब उसके ऊपर कोई और पावर इम्पोज करती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? जब फ्रांस में क्या हुआ था कि बर्लिन से ऑर्डर्स आए थे कि जर्मन पढ़ाई जाएगी। जर्मन क्या था? जर्मन वॉज द ऑप्रेसर्स लैंग्वेज। और ये इम्पोजिशन इतना बड़ा था कि फ्रांस एक बच्चे को भी सोच में पड़ा कि ये प्रूशियंस हमें तो जर्मन बोलने पे मजबूर कर सकते हैं, तो क्या ये एनिमल्स को भी कर पाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल। सो द वर्ड एंड इम्पॉसिबल थॉट इज रिटन। इम्पॉसिबल का मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल। और ये एक इमोशनली वॉलेटाइल स्टेटमेंट फ्रांस का शो करता है कि जो ऑप्रेस्ड कंट्री होती है वो कैसा फील करती है। सो गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is, Monsieur Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical. Now, ये जो लाइन है ये किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है? इट इज़ फोकसिंग ऑन द इमोशंस ऑफ मिसियर हैमिल। वो फ्रेंच लैंग्वेज को जो भी टीचर होता है, 11th में आपने चैप्टर पढ़ा था ब्राउनिंग वर्जन, आई थिंक शायद आपके बैच के लिए डिलीटेड था, आई एम नॉट श्योर, बट उसमें भी 2 टीचर्स थे। तो वन टीचर वॉज वेरी पैशनेट अबाउट हिज सब्जेक्ट, ही वॉज ए टीचर ऑफ ग्रीक एंड लैटिन, और दूसरे जो टीचर थे वो साइंस के थे, वो बिल्कुल भी पैशनेट नहीं थे। बट जो एक्चुअल में अपने सब्जेक्ट के लिए पैशनेट होता है, ही इज़ द ट्रू टीचर। मिसियर हैमिल वॉज पैशनेट अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, और उनका फ्रेंच लैंग्वेज को इतना एलैबोरेट करना शोज हिज पैशन. So the question is, you have to explain the emotions of Monsieur Hamel. जब वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे तो उनकी इमोशंस क्या थी? So it reflects his love for the language, which I've already told you. Then France was his country. It also showcases love for the country, and it showcases his patriotism. Again, the theme of the chapter. आप नोटिस करोगे कि जितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, दे विल ऑलवेज शो द थीम ऑफ द चैप्टर. सपोज एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, उसमें क्या करना है?
you talk about the theme. You basically give a short summary related to that point. उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके आसपास की जो कहानी थी वो बता के यू को रिलेटेड टू द थीम. और अगर वो 5 मार्क का क्वेश्चन भी है तो यू विल एंड अप विद एटलीस्ट 3.5 मार्क्स. क्योंकि डोंट लीव इट ब्लैंक. अगर आप ब्लैंक छोड़ोगे तो 0 मिल जाएगा. समथिंग इज बेटर देन नथिंग. एंड इफ यू टॉक अबाउट द थीम and something related to the question, so it's a possibility you may even end up with 4 marks. So do not leave any question blank. Okay, so going on to the next one, suggest some instances given in the text that might raise a question about Monsieur Hamel's faithful service as a teacher. Some instances from the text. From this, you will understand that it's not a competency question. It's a factual question जो आपको पता होना चाहिए. आपने टेक्स्ट बुक रीड किया है या नहीं किया है उसका भी CBSE बोर्ड चाहती है कि बच्चे पढ़ें. तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम्स में आते हैं. तो बेसिकली जो उनकी गलती थी यहाँ पे might raise a question. Might raise a question, it's an idiom. It means that you may doubt Monsieur Hamel's faithful service. कौन सी ऐसी बात है जो प्रूव करता है कि Monsieur Hamel was not a good teacher. मतलब उन्होंने भी अपनी टीचिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दिया था. तो इसका बेसिकली यही आंसर था दैट ही वुड सेंड स्टूडेंट्स टू वाटर द प्लांट्स. कभी पानी के लिए भेज देते थे प्लांट्स को वाटर करने के लिए. फिशिंग जाना होता था तो हॉलीडे डिक्लेयर कर देते. या ऐसे छोटे मोटे काम. इरान्स का मतलब होता है छोटे मोटे कामों के लिए भेजना. ओके. I was amazed to see how well I understood it. Now, who over here is I? That is explained to us in the question, why do you think France found the grammar lesson so easy to understand? अगर आपने समरी सुना होगा उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था 2 रीजंस थे why France found the grammar lesson so easy to understand. It was because Monsieur Hamel was explaining very patiently. उस क्लास में वो चाहते थे कि उनको जो भी आता है वो सब कुछ बच्चों को दे दें. एक टीचर और एक पेरेंट्स वो ऐसे 2 जन हैं आपकी लाइफ में जो आपको हर पॉजिटिव चीज़ देना चाहेंगे, आपको हर नेगेटिव चीज़ से बचाएंगे. और मिसियर हैमल भी इस लास्ट लेसन में चाहते थे कि उनके पास जितनी भी नॉलेज है वो सारी की सारे अपने बच्चों को दे दें. तो बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने अपना एंगर, अपना क्विक टेम्पर सब साइड में रखकर वो बड़े पेशेंट होकर उस लास्ट लेसन को समझा रहे थे. एंड अगेन फ्रांस वॉज ऑल्सो लिसनिंग वेरी अटेंटिवली. वो पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ उस पर फोकस था तो उसको समझ में आ रहा था. वन पॉइंट आई मिस विच आई वॉन्टेड टू से बिफोर इज ये जो 3 सेक्स हमें दिखाए गए हैं मिसियर हैमिल, फ्रांस और जो विलेजेस क्लासरूम में हैं, ये तीनों किस को सिम्बलाइज करते हैं? मिसियर हैमिल तो टीचर को सिम्बलाइज करते हैं. फ्रांस इज सिम्बलाइजिंग ऑल द स्टूडेंट्स. दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उन सब का प्रतीक जो है दैट इज़ फ्रांस. एंड जो विलेजर्स हैं वो उन बच्चों के माँ बाप को सिम्बलाइज करते हैं क्योंकि वो उनका रिग्रेट था. सो नाउ फ्रांस इज सिम्बलाइजिंग ऑल द स्टूडेंट्स. सो बेसिकली द चैप्टर इज सेइंग दैट क्योंकि बच्चों ने अब ध्यान से सुना चैप्टर को या उस एक्सप्लेनेशन को तो उनको अब हर चीज़ समझ में आ रही थी. ओके. नाउ आफ्टर दैट next question is France saw a huge crowd assembled in front of the bulletin board but did not stop. How would you evaluate his reaction? ज़्यादातर बच्चे फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे और वो लिखेंगे कि वो क्यों नहीं रुका. तो वो लिखेंगे कि वो उसको स्कूल के लिए लेट हो रहा था तो वो इसलिए नहीं रुका. बट हमारे को उसका रिएक्शन को इवैल्यूएट करना है. उसने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया? तो उसका आंसर है नॉट दैट ही वॉज गेटिंग लेट बट ही वॉज फियरफुल और अप्रीहेंसिव ऑफ बींग स्कोल्डेड. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. लेट वो था. अगर आप लेट लिखोगे यू एंड अप विद हाफ अ मार्क और 1 मार्क बिकॉज दैट इज नॉट द फुल आंसर. हमें रिएक्शन देखना है. उसका क्या रिएक्शन था उसको इवैल्यूएट करना है. रिएक्शन उसका था वो रुका नहीं. बट क्यों नहीं रुका? दैट इज ही वॉज फियरफुल. इफ़ यू वॉन्ट अगर आपको सिंपल वर्ड चाहिए आप फियरफुल लिख लो
If you want to give a good vocabulary, आप apprehensive लिख सकते हो. They are all synonyms. वो fearful apprehensive क्यों था? फर्स्ट रीज़न वो लेट था और लेट होने के कारण ही वुड हैव बीन स्कोल्डेड और पनिश्ड बाय मिस्टर हैमिल. इसमें आप एक और पॉइंट भी ऐड ऑन कर सकते हो. ही ऑल्सो डिड नॉट नो, ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क ऑफ लर्निंग द पार्टिसिपल्स. तो उसको पता था कि उसके लिए तो डांट पड़नी ही है, ऊपर से लेट हो गया तो और डांट पड़ेगी. तो दिस वॉज द फियर इन हिज माइंड, राइट? ओके. Now, Monsieur Hamill की lines, we have all a great deal to reproach ourselves with. अब वर्ड रिप्रोच है, वहाँ पे बच्चे डर जाएंगे कि इसका मतलब क्या है. जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ते हो जहाँ पे आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता चलता है, then think about the chapter. हर किसी को they were proud of not attending school और they were guilty. उनको लग रहा था हमसे गलत काम हुआ है. जब हमें खुद को रियलाइज़ होता है कि हमने गलत काम किया है, दैट इज़ द टाइम वी यूज़ द टर्म रिप्रोच आवरसेल्व्स. हम खुद को ब्लेम करते हैं. तो अब क्वेश्चन क्या है? रिफर टू द कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्यों मिस्टर हैमिल ने ये लाइन बोली, एंड एक्सप्लेन व्हाट ही वांटेड टू कन्वे टू हिज स्टूडेंट्स. वो अपने बच्चों को क्या बताना चाहते थे? गलती तो थी, सबको रियलाइजेशन हो रही थी, बट वो ये बात से अपने बच्चे को क्या कन्वे करना चाहते थे, दैट इज द क्वेश्चन. सो द कॉन्टेक्स्ट वॉज, जब फ्रांस पार्टिसिपल्स के रूल नहीं बोल पा रहा था, उसको बड़ी एम्बैरसमेंट हुई थी. एम्बैरसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदा होना. और उस टाइम पे मिस्टर हैमिल ने फ्रांस को कंसोल किया था कि सिर्फ उसकी गलती नहीं है, बट एवरी वन इन ऑल्सेज वॉज टू बी ब्लेम्ड. इस ब्लेम में सिर्फ फ्रांस नहीं था, पेरेंट्स भी थे, टीचर्स भी थे और बच्चे तो थे ही थे. रीज़न क्या था? बिकॉज अल्सेज पुट्स ऑफ लर्निंग. पुट्स ऑफ लर्निंग मतलब प्रोक्रास्टिनेशन. वो लर्निंग को बोलते हैं कल कर लेंगे, कल स्कूल चले जाएंगे. एंड आप सबको पता है कि कल कभी आता नहीं है. यू ऑल आर इन दैट सेम बोट. So now the question is what he wanted to convey. He wanted to convey that procrastination leads to huge losses. आप अभी तो चीज़ को टाल देते हो, बट ये प्रोक्रास्टिनेशन आगे चल के लिए आपके लिए खाई खोद देगा, आप उसको कवर नहीं कर पाओगे. ओके. सो next is you realize the true value of a thing only on losing it. Most of us lost a lot during the corona period. जब हमें घरों के अंदर बंद रह के रहना पड़ा था, हम किसी के साथ मिल नहीं सकते थे, और हमें तब समझ में आया था कि सोसाइटी की, फ्रेंड्स की, स्कूल की वैल्यू हमारे लाइफ में क्या है. So keeping that in mind, now you're supposed to comment on this statement in light of this story, the last lesson. Comment has to be positive. You cannot always talk about negative. Be remember, कोई आपने negative words नहीं use करने हैं. Positively जो right words हैं उनको use करना है. Negative words like the children were very stupid, like they should have gone to school. Everyone is doing it, so you should have a positive framework. मतलब ठीक है, गलती हो गई है, how to overcome that loss, right? Don't focus on what is wrong, focus on how it can be put right. Okay, so now comment on the last lesson. पहले what did they lose? They lost their French language because Prussians put a ban on it. और इस लैंग्वेज के ऊपर बैन लगा, उसके बाद ही मतलब हर इंसान को फ्रांस में पता चला कि कितना इम्पोर्टेंट है अपने मदर टंग को होल्ड करना. या फिर आप इसको दूसरे पॉइंट पे भी लिख सकते हो. जो बच्चे थे उनको उस लेसन का, उस स्कूल का या मिस्टर हैमिल की इम्पोर्टेंस तब पता चली when they realized that this was the last lesson to be given by Monsieur Hamel. मिसियर हैमिल को स्ट्रिक्ट माना जाता था. उनके क्लासेस या जो वो वर्क देते थे उसको सीरियसली नहीं लिया जाता था. एवरीवन वुड थिंक कि हम कल कर लेंगे. बट जब उनको बोला गया कि आपको अल्सेज लॉरेन छोड़ के जाना है, तब विलेजर्स को समझ में आया हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू देयर सोसाइटी, एंड दैट इज द रीजन वाई द विलेजर्स वर गैदर्ड इन द क्लासरूम एट द एंड इन द लास्ट लेसन. Right? So now this is how you comment on any line.
You talk about why, you talk about what was the reason this line was included in the chapter. तो यहाँ पे दो reasons हो सकते हैं. One, they have lost their language, और two, that they have lost Monsieur Hamel's loyal services. तो आप दोनों के ऊपर लिख सकते हो. Okay. If this had been Monsieur Hamel's first lesson, how do you think the school experience of the students might have been impacted? Now, what is meant by if this had been Monsieur Hamel's first lesson? फर्स्ट लेसन का मतलब है, हमें जब कहा जाता है चैप्टर में कि ये वाले चैप्टर को मिसियर हैमिल ने बड़े पेशेंटली समझाया, तो ये वाला लेसन समझाने का मतलब है कि पहले वाले लेसन्स डिफरेंट होंगे. डिफरेंट कैसे होंगे कि मिसियर हैमिल इम्पेशेंट होंगे या हरी में रहते होंगे या इतने प्यार से नहीं समझा रहे थे. तो ये एक कमेंट है ऑन द टीचर्स. दिस इज़ अ कमेंट ऑन द एजुकेशन सिस्टम कि अगर हर टीचर अपना फर्स्ट लेसन ही प्यार से पढ़ाए, पेशेंटली पढ़ाए, तो ये जो एक्सपीरियंस है ये स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट छोड़ेगा. वही इम्पैक्ट छोड़ेगा जो फ्रांस ने उस टाइम पे महसूस किया था, दैट ही वॉज मोर रिसेप्टिव टू लर्निंग, he could understand the lesson very well. Many a times the teacher's attitude puts off children. अगर टीचर गुस्से वाला होता है, टीचर फ्रस्ट्रेटेड होता है, टीचर इम्पेशेंट होता है, तो बच्चे उससे डरना शुरू कर देते हैं और वो उनका ध्यान टीचर पे ज़्यादा रहता है रादर दैन टीचर क्या एक्सप्लेन कर रहा है. तो अगर टीचर पेशेंटली लविंगली पढ़ा रहा है तो बच्चे वुड हैव बीन मोर इंस्पायर्ड टू टेक द लेसन सीरियसली. वो एजुकेशन को ज़्यादा वैल्यू करते एंड दे वुड हैव बीन मोर रिसेप्टिव टू व्हाट वाज बीइंग टॉट. सो दिस इज़ हाउ द स्टूडेंट्स वुड हैव बीन impacted. Okay, now this question is again very important. लिटिल फ्रांस इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी. ये जो कहानी सुनाई गई है ये फ्रांस सुना रहा है फर्स्ट पर्सन नरेटिव में. अगर ये स्टोरी को हम फर्स्ट पर्सन नरेटिव में बोलते हैं तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी को कैसे इम्पैक्ट करता है, मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है. अगर कोई फर्स्ट पर्सन में बोलता है तो हमारे ऊपर उसका मतलब क्या, what is the difference between a first person narrative and a third person narrative. जो थर्ड पर्सन नरेटिव होता है ना वो थोड़ा सा अलूफ होता है. जो थर्ड पर्सन नरेटिव होता है उसमें बताने वाला अपने आप को कहानी से अलग रख रहा है. फर्स्ट पर्सन नरेटिव में देर इज़ एम्पथी, देर इज़ अंडरस्टैंडिंग, देर इज़ सिंपथी, एक रियलाइजेशन होती है. एंड दिस इज़, जब भी आपको फर्स्ट पर्सन नरेटिव की बात आएगी तो यू हैव टू टॉक फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कि फ्रांस के पर्सनल होने से हमारे ऊपर ज़्यादा, कभी भी कोई भी पर्सनल होके आपसे बात करेगा तो आप ज़्यादा क्लोज फील करोगे, आप उसकी बात को ज़्यादा समझ पाओगे. थर्ड पर्सन में बात करेगा तो आप थोड़ा अलूफ हो जाओगे, आपको इतना कंसर्न नहीं रहेगा उसकी कही हुई बात के ऊपर. So along with your answer, you have to provide at least one evidence from the text to support your opinion. Be careful of reading all the parts of the question. आप एक पार्ट को आंसर करते हो और सेकेंड पार्ट को भूल जाते हो. जब इस तरह से दो क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो 5 marks is divided into 2.5, 2.5. 1 will become for your grammar and expression, 1.5 will become for the answer content. तो अगर आपने 1 पार्ट को मिस किया तो सीधा आपने 2.5 marks खो दिए हैं. So be careful of attempting all the parts of the question. So the answer to this is, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फ्रांस ने खुद से जो इवेंट्स हैं उसको अपने सामने बताया कि कैसे अनफोल्ड हुए. उसने अपना पर्सनल रिएक्शन बताया और हम उसके साथ एम्पथाइज कर रहे थे. हम उसकी फीलिंग ऑफ रिग्रेट, his nostalgia for the classes that would have happened before, कि अब वो चीज़ें नहीं होंगी, उसका जो मन में रिग्रेट था उसके साथ एम्पथाइज कर पाते हैं. ये हमारे को अगेन वो जब बोलता है लाइन, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, तो ये जो फ्रेंच लैंग्वेज का बैन हुआ था,
जो बच्चा अभी नया नया सीखा है किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना, जो सीख रहा है, जब उसके साइके पे, उसके सेंसिटिव इमोशंस पे क्या असर डालता है, तो ये चैप्टर में जो फ्रांस की जो फीलिंग्स हैं, जो वो बातें बोलता है, इससे क्लियर हो जाती हैं। इवन मिसियर हैमिल जब वो बता रहे होते हैं सारी बातें, तो फ्रांस का जो उनके साथ कनेक्शन बना हुआ है, जो रिलेशनशिप है, वो भी अफेक्ट हो रहा है, तो ये भी हमें इट क्रिएट्स एम्पैथी इन आवर माइंड्स। एंड जब वो बताते हैं कि इट वॉज द मोमेंट आई रियलाइज हाउ मच आई हैड टू रिग्रेट, फॉर इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन आई वॉज एवर टू हैव। तो ये वाली जो लाइन है, ये वो रिग्रेट शो कर रही है। अब बच्चे बोलेंगे मैम हमारे को सारी लाइन्स लर्न करनी पड़ेंगी फ्रॉम द चैप्टर। बेटे सारी लाइन्स लर्न नहीं करनी होती, बट कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन्स होती हैं, वो ज़रूर लर्न करनी होती हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइन्स जो आपको लर्न कर लेनी चाहिए। एंड दिस इज़ हाउ यू विल बी एबल टू आंसर द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, one evidence from the text to support your opinion. At the end of his last lesson, Monsieur Hamel decides to leave a little note for each of his students for them to find the next day at their desks. Based on your reading of the story, what might his note to France read? अब ये क्वेश्चन में आप देखोगे ना, दिस इज़ अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अब आपको सोचना पड़ेगा, जहाँ पे आपको सोचना पड़ता है कि अब हमें क्या जवाब देना है, हम क्या करते इस सिचुएशन में, दैट इज़ अ कॉम्पिटेंसी। अब क्वेश्चन क्या है, आपको एक नोट लिखना है। नोट में कोई एड्रेस नहीं होता है, यू कैन डायरेक्टली राइट विद डियर फ्रांस, जैसे आपको ऑलरेडी उनको बोर्ड वालों को पता है कि आपको शायद नहीं आता है, सो दे हैव स्टार्टेड द नोट फॉर यू। डियर फ्रांस, आई नो यू हैव ऑलवेज प्रेफर्ड टू रन इन द ओपन फील्ड्स। द टीचर एक्नॉलेजेस के बच्चों को क्या पसंद है, बट वो अब बच्चों को क्या समझाना चाहता है। अगर आप थीम के हिसाब से चलो तो मिसियर हैमिल बच्चों को क्या समझाना चाहते थे? First one was not to procrastinate. Second one was to love their country, to love their culture, and to always remain connected to it. So first part is we are acknowledging कि हाँ आपको फील्ड्स में घूमना पसंद है, बट कभी नहीं भूलना कि यू नीड टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव्स। ज़िंदगी में बहुत कुछ है जो आपने सीखना है, समझना है। अपनी क्यूरियोसिटी, आपके ऊपर जितने मर्जी बैन लगे, बट अपनी क्यूरियोसिटी, अपने नॉलेज को कभी ख़त्म नहीं होने देना। लेट इट ग्रो। दुनिया बहुत बड़ी है, इट इज़ फुल ऑफ वंडर्स, एंड न्यू जॉयज़ आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। बहुत चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में इंसाइटफुल बनाएंगे, एंड यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू गो ऑन द पाथ लाइफ इज़ टेकिंग यू। Again, linking it to the chapter, to not make the mistake of procrastination, कभी भी लर्निंग को अगले दिन के लिए नहीं छोड़ो, डू इट नाउ। आपको पता होना चाहिए दैट टुमारो नेवर कम्स, एंड यू शुड होल्ड ऑन टू योर लैंग्वेज एंड कल्चर, एंड देन you will never be enslaved. So correlating the answer to the text is very important. So this is how you will write your note, and then long live France. Vive la France नहीं भूलना। वो ये भी चाहते थे कि बच्चे हमेशा फ्रांस को जिंदा रखें, एंड दैट इज़ हाउ ही विल एंड हिज नोट। इसमें जैसे लॉन्ग लिव फ्रांस है, अगर हम लोग इसको फ्रेंच में लिखेंगे बेटा फ्रेंच में तब लिखना इफ़ यू आर एबल टू राइट द करेक्ट स्पेलिंग्स, या ओके। आपको एग्जैक्ट टेक्सचुअल एविडेंस के बारे में बोला गया है, अच्छा, देन यू राइट विव ला फ्रांस। अदरवाइज विव ला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। थोड़ा उसको और एक्सप्रेस करने के लिए, किस चीज़ को? मतलब थोड़ा और ओरिजिनल दिखाने के लिए कि लिखा है। हाँ लिख सकते हो, वो ओके। एविडेंशियल टेक्सचुअल एविडेंस हो जाएगा ना। ओके। Though tempted by the bright day, Franz stated that he had the strength to resist and hurried off to school. Hurried off to school आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये चैप्टर के बीच की बात है, क्लाइमैक्स की बात है, कि स्टार्टिंग पॉइंट की बात है। सो दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। जब वॉक्टर ने उनको बोला कि डोंट हरी, और उसको भी रियलाइज़ हुआ कि वो लेट हो रहा है, तो उसने सोचा कि मैं स्कूल ना जाऊँ।
But then he stated that he had the strength to resist all temptations और वो स्कूल की तरफ भागा. As the story progresses, the reader realizes that Franz, Monsieur Hamel, and the villagers would perhaps need the strength to resist much larger forces. When he got the knowledge that French was no longer to be taught in the schools of Alsace and Lorraine, तब हमें रीडर को समझ में आता है कि सिर्फ अपनी पर्सनल टेम्पटेशंस नहीं, बट यहाँ पे एक रूल आ रहा है, एक प्रूशियन कंट्री का एनस्लेवमेंट आ रहा है जो हमें रेजिस्ट करना है. तो अब इस कहानी में आपको डिस्कस करना है that which strategies have been explained for resistance and protection of one's identity. Look at the question. Discuss how the story provides strategies. Strategies का मतलब होता है तरीके. तरीके किस चीज़ के लिए? To resist and protect one's identity and community through its events and characters. और यहाँ पे अगेन आपको बोला गया है to provide relevant textual details to support your answer. तो यहाँ पे आपको नीचे मैंने टेक्सचुअल एविडेंस हाईलाइट करके लिखा है that when a person is enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they have the key to their prison. So this line is a very important textual evidence. Right? सेकेंड लाइन जो है मिसियर हैमिल कहते हैं वन मस्ट गार्ड इट एंड नेवर फॉरगेट इट. आपको अपनी लैंग्वेज को गार्ड भी करना है और अपनी लैंग्वेज को हमेशा याद भी रखना है. आपको कभी भी अपनी लैंग्वेज को भूलना नहीं है. और ये लैंग्वेज क्या करेगा? ये लोगों को यूनाइट करके रखेगा, आपकी आइडेंटिटी को मेंटेन करेगा. राइट? तो अब टू एक्सप्लेन दिस आंसर आप इसको लिखोगे कैसे? आप पहले लिखोगे कि हमारा कल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है. मिसियर हैमिल की डेडिकेशन टू टीचिंग बैन था, लास्ट लेसन था. वो चाहते तो वो उस लेसन को अफरा तफरी में पढ़ा के ख़त्म कर सकते थे कि मुझे क्या ज़रूरत है लास्ट लेसन में कुछ भी पढ़ाने की. बट उनका जो मतलब उन्होंने जिस शिद्दत से, जिस पेशेंस से उस चैप्टर को समझाया, उससे हमारे को इम्पोर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर समझ में आता है. उन्होंने जिस तरह से फ्रेंच लैंग्वेज की ब्यूटी और हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया, हमें वो कनेक्ट करती है हमारे कल्चरल हेरिटेज के साथ. और जब मिसियर हैमिल करते हैं कि ये जो लैंग्वेज है ये सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, हमारी अंतरात्मा है, तो इट पुट्स अ पर्सनल टच ऑन द कल्चर. फिर सेकेंड पॉइंट जो ये चैप्टर या ये स्टोरी एम्फसाइज कर रही है कि आप जिस चीज़ में बिलीव करते हो, अगर बहुत मुश्किलें आए तो आप अपनी बिलीफ को छोड़ दोगे या आप उसके साथ स्ट्रांगली खड़े रहोगे. तो ये चैप्टर थ्रू मिसियर हैमिल हमें बताता है कि इन स्पाइट ऑफ वेरी नेगेटिव सिचुएशंस, एडवर्सिटी या कलोनियल पावर्स, आपने अपनी बिलीफ को, अपने लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को नहीं छोड़ना है. जितना मर्जी जर्मन ऑक्यूपेशन आया हुआ हो, बट आपका करेज, आपका कन्विक्शन स्ट्रांग होना चाहिए. एक्सटर्नल फोर्सेस शुड नॉट डिक्टेट योर एक्शंस. आपने कैसा बिहेव करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सामने वाला आपको कोई अब्यूजिव वर्ड बोल गया, आपने भी उसको आगे से अब्यूज़ कर दिया, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू? वो आपको अब्यूज़ करके चला गया, वो उसका एक्शन है, बट क्या आप अपने बिलीफ और वैल्यू सिस्टम को उसके एक्शंस के कारण छोड़ दोगे? सो दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग टॉट इन द चैप्टर कि आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को होल्ड करना है. ये चैप्टर इस बात पे भी एम्फसाइज करता है कि जो लैंग्वेज है, जो रिलेशनशिप्स हैं हमारी कम्युनिटी के साथ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इनको हमेशा हमारे को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. नो मैन इज़ एन आइलैंड. वी आर ऑल कनेक्टेड टू आवर कम्युनिटी, टू आवर सोसाइटी, एंड we should always give importance to our language. So, okay. Now, this is an extrapolation. This last question that I'm going to do is an extrapolation. Extrapolation can be across the chapters और it can be across classes also. आपने जो 10th में पढ़ा है या 12th में पढ़ा है, उसके साथ भी आपको extrapolation आ सकता है. अब यहाँ पे लास्ट लेसन और रैट ट्रैप
द रैट ट्रैप के बीच में एक्सट्रापोलेशन है, द पॉइंट एंड कनेक्शन बीइंग फ्रांस एंड द पेडलर। दोनों ने गलती किया था। फ्रांस ने क्या गलती किया था, दैट ही हैड पुट ऑफ लर्निंग, और पेडलर ने क्या गलती किया था कि वो एक चोर था, वो छोटी मोटी चोरियां करता था। So, from these two chapters, you have to demonstrate the importance of learning from our mistakes to evolve into better people. गलती हर कोई करता है, बट गलती करने के बाद क्या हमने उससे लेसन लर्न किया, क्या हम बेहतर इंसान बन पाए, तो ये चीज़ हमारे को जो ये दोनों चैप्टर्स हैं ये बताती हैं। नाउ अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई है, नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट्स। Imagine that Shubhangi, your friend, feels as if she has made a mistake by not taking our academics seriously. I think many of you will be in that boat कि आपने अभी तक इंग्लिश को सीरियसली नहीं लिया है, यू आर फोकसिंग ऑन योर मेन चैप्टर्स, बट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जनवरी आ गया है, 22 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, सो नाउ यू नीड टू फोकस ऑन इंग्लिश. So, okay, coming back to the question. So now the question is, write an essay to Shubhangi in 120 to 150 words, discussing instances from the two texts to give her an insight into the human tendency to make mistakes and learn from them. डिस्कसिंग इंस्टेंसेस फ्रॉम द टू टेक्स्ट मतलब दोनों चैप्टर्स से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स बताने हैं. एग्जाम्पल्स किस चीज़ के, पहले हम कैसे गलती करते हैं और उन गलतियों को यूज़ करके हम बेटर कैसे बन सकते हैं. दे हैव ऑल्सो टोल्ड यू हाउ यू नीड टू स्टार्ट योर एसे. What is the difference between an essay and an article? Article is third person, जिसमें आप खुद को बीच में नहीं डालते, बट ऐसे में आप खुद को बीच में डाल सकते हो. एंड ऐसे इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट ऑफ एन आर्टिकल. आर्टिकल इज अ शॉर्ट पार्ट, ऐसे इज अ बिगर पार्ट. So you will start with Shubhangi. All of us have made mistakes at one point or another in our lives. After all, to err is human. To err is human. To forgive divine, ये quotation है. But to forgive divine की बात यहाँ नहीं आती है, because हम सिर्फ इस बारे में बात कर रहे हैं कि इंसान गलतियों से बना है और उन गलतियों से ही हम सीख कर बेटर बनते हैं. तो आप पहले गलतियां कैसे बताओगे कि मिस्टेक्स हर एक के लिए कॉमन है, हम सब छोटा हो या बड़ा हो, इवन ओल्ड पीपल मेक मिस्टेक्स, बट लाइफ इज लर्निंग. एज लॉन्ग एज यू आर लिविंग यू आर लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे. तो अगर हम लास्ट लेसन से कोटेशन करें तो फ्रांस इनिशियली कैसा था, केयरलेस था, अनडिसिप्लिन था, अनपंक्चुअल था. और जो वैगाबॉन्ड था रैट ट्रैप में, द रैट ट्रैप सेलर, वो कैसे था, वो फ्रांस से तो बड़ा था बट वो ग्रीडी था. वो छोटी मोटी चोरियां करता था, उसको घर बार की इम्पोर्टेंस की कोई वो नहीं था, वो सिर्फ अपना गुजारा छोटी मोटी चोरियां करके कर लिया करता था. अब सेकेंड पार्ट क्या है, मिस्टेक्स तो हमने बता दी दोनों ने क्या, मतलब हमने मिस्टेक्स को डिफाइन किया है. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट उन्होंने गलती क्या करी. गलती क्या करी, तो पहले मिस्टेक क्या करते हैं, दे मेक अ ग्रोथ, दे ब्रिंग अ ग्रोथ टू अ स्टैंड स्टिल, मतलब हमारी ग्रोथ को रोक देते हैं. फ्रांस के केस में उसने क्लासेस को सीरियसली नहीं लिया. क्लास में वो होता ज़रूर था बट मिसियर हैमिल को सुनता नहीं था, तो उसको फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता था. दैट वाज हिज मिस्टेक. और रैट ट्रैप सेलर ने क्या किया था, क्रॉफ्टर उसके साथ बड़ा काइंड हुआ था, बट इन स्पाइट ऑफ दैट क्रॉफ्टर ने उसको मील्स दिए, रहने के लिए जगह दी, रात को सोने के लिए छत दिया, बट उसके बावजूद उसने उसके पैसे चुरा कर वो भाग गया वहाँ से. आगे जाके उसने जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था, जो आयरन स्मिथ था, जो ओनर था ऑफ द रैम्सजो आयरन वर्क्स, ही प्रिटेंडेड टू बी द एक्वेंटेंस. नहीं तो वो उसी टाइम पे क्रॉफ्ट जो आयरन मास्टर है उसको बोल देता कि सर आई एम नॉट नील्स ओलॉफ, राइट. सो वील कम टू दैट व्हेन वी डिस्कस रैट ट्रैप. बट ओवर हियर उसने ये गलती करी थी कि उसने अपना इनिशियली ही क्लियर नहीं कर दिया था कि आई एम नॉट हु यू थिंक मी टू बी. तो ये उसका ग्रीड या उसका फियर को हम बात कर सकते हैं, उसको हाइड करने के लिए उसने मिस्टेक किया.
थर्ड पार्ट आ जाएगा कि अब इस मिस्टेक्स को रियलाइज करने के बाद आप उससे ग्रो कैसे कर सकते हो। जब फ्रांस ने लास्ट लेसन अटेंड किया, ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न हिज मदर टंग। उसको अब उसने ध्यान से सुना तो उसको पता चला कि मुझे तो कितनी आसानी से समझ आ गया। और वैगाबॉन्ड जो था, हमारा रैट ट्रैप सेलर जो था, जब वो एडला की काइंडनेस देखता है, एडला की गुडनेस देखता है, तो उसका भी मन होता है कि नहीं, मैं एडला को धोखा नहीं दे सकता हूँ। और वो प्रॉमिस करता है कि आई विल बिहेव लाइक कैप्टन वॉन्स्टाल। कैप्टन वॉन्स्टाल सिंबलाइजेस लिविंग अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। तो उन्होंने अपनी मिस्टेक को रियलाइज किया और खुद से प्रॉमिस किया टू बी बेटर। सो दीज आर दिस इज हाउ यू विल रिसाइट इंस्टेंसेस, राइट। अब उसने, फ्रांस ने अपनी गलती सुधारने के लिए बड़ी कोशिश की टू रिसाइट द लेसन। रैट ट्रैप सेलर ने क्या किया, ही रिटर्न द स्टोलन मनी, राइट। सो बोथ ऑफ दीज कैरेक्टर्स, हमें ये बातों से पता चलता है कि दोनों कैरेक्टर्स ने अपनी मिस्टेक को कैसे रियलाइज किया और उससे कैसे इवॉल्व हुए। इवॉल्व का मतलब होता है न्यू बर्थ, यू नो, विद अ डिफरेंस। आप में एवोल्यूशन प्रोसेस पढ़ा होगा कि इंसान पहले बंदर था, धीरे धीरे हम इवॉल्व होके इंसान बने। अब यही यहाँ पर वही चीज़ है कि हमने पहले गलतियाँ करी, बट हम इवॉल्व हुए, हमने अपनी गलतियों से सीखा, एंड वी हैव बिकम बेटर पीपल। सो दैट इज़ वॉट यू आर गोइंग टू राइट टू शुभांगी। Please don't make the mistake of writing Dear Shubhangi, how are you? That will take the format of a letter. नीचे मत लिखना your loving sister or your loving friend, तो वो लेटर फॉर्मेट बन जाएगा। दिस इज एन essay। बस आपको जो लिखना है वो लिखो विदाउट एनी स्टार्टिंग और विदाउट एनी एंडिंग। यू विल जस्ट राइट योर essay। ये गलती मत करना, ऐसे बोला गया है, लेटर बोला गया है, ब्लॉग बोला गया है। बी केयरफुल ऑफ वॉट यू आर राइटिंग, हाउ यू आर राइटिंग। Don't confuse the different formats. If you want the different formats, it is available in the writing playlist. उसमें जाकर आपको सारे formats भी मिल जाएंगे। Okay. Now these are some questions जिनके मैंने answers नहीं डाले हैं. We'll just discuss them quickly so that you get a complete overview of the chapter. So this was a line that was said by Franz. Bah, I've got plenty of time. I'll learn it tomorrow. Bah is a kind of an expression. हम लोग हिंदी में बोलते हैं छोड़ो, बहुत समय है, कल कर लेंगे। तो वो जो छोड़ो वर्ड है उसके लिए फ्रांस में बाह बोला जाता है। Now the question is, France was shocked when he heard that it was the last lesson and he hardly knew French, his mother tongue. Many of us find ourselves in similar situations and regret when all is over. Write with reference to the lesson, the last lesson, the lesson learned from the situation. I have already discussed it. Not to procrastinate, right? Not to put off learning till tomorrow. तो अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आप शॉर्ट में लिखोगे, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आप उसमें इंसिडेंसेस डालोगे, राइट? ओके। Monsieur Hamel distributed new copies that looked like little French flags and ended the class with an emphatic Vive la France. What do you think might have caused Hamel to demonstrate a sudden surge of patriotism in him? Explain with reference to the story. आपको क्यों लगा कि उन्होंने उस दिन वो जो राइटिंग फॉर कैलीग्राफी की जो पेपर दिया था उसमें फ्रांस अल्सेस क्यों लिखा हुआ था, क्यों उन बुक्स को लिटिल फ्रेंच फ्लैग्स बोला गया है, उन्होंने लास्ट क्लास को एंड क्यों किया विवला फ्रांस के लिए, ये फीलिंग उनमें, ये जो पेट्रियाटिज्म की फीलिंग है वो किस कारण से उन्होंने दिखाई? तो इसका आंसर सिंपली है द लॉस ऑफ समथिंग। जब आपके हाथ से कुछ छूट रहा होता है आपको तब उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है, एंड दैट इज व्हाट caused Monsieur Hamel to demonstrate a sudden surge of patriotism. वो आखिरी बार फ्रेंच पढ़ा रहे थे, फ्रेंच पढ़ाना बैन कर दिया गया था, तो दैट इट वाज अ शो ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट द प्रूशियंस कि आप हमसे हमारी लैंग्वेज नहीं छीन सकते, हाँ आप हमारे से हमारी कंट्री, हमारे कल्चर का इम्पोर्टेंस नहीं छीन सकते। सो दैट वाज द डिज़ायर वाई ही शोड पेट्रियाटिज्म। Or and explain with reference, you will quote some examples from the text. Okay. Language is the roadmap of a culture. It tells you where its people come from and where they are going.
You have to justify this statement with reference how Hamill demonstrated his last lesson in the story. Language is the roadmap of a culture. Already, Monsieur Hamill ने बोला था, it is the key to our present. It is the most. Uh, it is the most logical, the most beautiful language. अगर आप उसको आपको उसको गार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है, आपकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट होगी, तो इसी तरह से आप इस जवाब दोगे। मिस्टर हैमिल ने इस लास्ट लेसन को कैसे पढ़ाया? पेशेंटली पढ़ाया। उन्होंने लैंग्वेज को कल्चर के साथ कैसे कोलिंग किया? तो इट इज़ द की टू द प्रेजेंट। ये बातें बता के आप जस्टिफाई करोगे और डेमॉन्स्ट्रेट भी करोगे कि मिस्टर हैमिल ने ये लाइन क्यों बोली थी। Okay. What impact did the Franco-Prussian War have on the school in the village of Alsace in France? So it is the closing of the school. स्कूल क्लोज तो हुआ, बट उसके कारण इम्पैक्ट क्या हुआ कि विलेजर्स को अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस पता चली। बच्चों में रिग्रेट आया कि काश हमने पहले पढ़ लिया होता। मिसिया हैमिल को भी समझ में आया, मिसिया हैमिल को भी समझ में आया। जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, सॉरी। मिसिया हैमिल को भी समझ में आया कि उन्होंने जैसे लर्निंग को इम्पोर्टेंस नहीं दी, बच्चों को वो किसी काम के लिए बाहर भेज देते थे या हॉलीडे डिक्लेयर करते थे। सो ऑल ऑफ देम रियलाइज देयर मिस्टेक। दे अटेंडेड द स्कूल ऑन द लास्ट डे, वेदर इट वर द एल्डर्स और द चिल्ड्रन। सबने बड़े ध्यान से सुना। देर वॉज अ सीन जहाँ पे जो हॉजर है, द विलेजर्स इन द क्लासरूम, उसमें हॉजर अपनी प्राइमर इज़ द प्राइमरी बुक, वो लेकर क्लास में आया था। ही वॉज रबिंग हिज हैंड्स ऑन द वर्ड्स, जैसे ऑस्मोसिस के थ्रू वो लैंग्वेज सीखना चाह रहा है। तो this is the impact the Franco-Prussian War had on the school. It brought the community together. It induced a feeling of regret. It induced a feeling of, unity in them. और उनके अंदर एक, kind of a जिद आ गई। जिद नहीं कह सकते, मतलब एक डिटर्मिनेशन आ गया कि हम अपनी लैंग्वेज को छोड़ेंगे नहीं, हम पढ़ नहीं सकते, बट फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस अब कभी कम नहीं होने देंगे। तो इन्हीं बातों को आप रेफरेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट के साथ सब्सटैंशिएट मतलब वैलिडेशन देना, तो आप वो करोगे। ओके, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। हाउ डिड मिसिया हैमिल अप्रिशिएट हिज मदर टंग, जो उन्होंने लैंग्वेज के लिए बोला था, मोस्ट लॉजिकल, द मोस्ट ब्यूटिफुल, क्लियरेस्ट लैंग्वेज, इट इज़ द की टू द प्रेजेंट। तो ये सारी चीज़ों से मिसिया हैमिल ने अप्रिशिएट किया। हाउ इज़ द मदर टंग इम्पॉर्टेंट टू अ पर्सन? तो सिंपल वही ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। एज लॉन्ग एज यू होल्ड ऑन टू योर लैंग्वेज, इट इज़ द की टू योर प्रेजेंट। आपको कभी भी एनस्लेव नहीं किया जा सकता एज लॉन्ग एज यू नो योर मदर टंग। And what does Monsieur Hamill say about it? So the second and the third question are almost the same, बस expression में difference आ जाएगा। Okay. Okay. Describe Monsieur Hamill's contribution to the school in Alsace. तो उनकी contribution simply थी that he for 40 years he taught very loyally in the school. Again जब उनको पता चला कि last lesson था, तो he did not finish off the lesson, recklessly. उन्होंने बड़ी ध्यान से, बड़े patiently हर चीज़ समझाई। जो वो इतने सालों में नहीं कर पाए, उन्होंने लास्ट लेसन में करने की कोशिश करी। that is to teach the people present all the language that he could. So that was his contribution. Then the changes that came over Little France after he heard Monsieur Hamill's announcement. So he realized the importance of the language. He realized his mistake. He was determined to learn as much of the language as he could. Then you can also talk about that he knew the harms of procrastination, and he would have decided not to procrastinate anything in his life. So these are the changes that came over Little France. Okay.
How did Franz find teaching and learning on the last day? Obviously, very nice. Mr. Hamill was teaching patiently, he was listening with concentration, so he found that he could understand everything in the last lesson. The last lesson, second question, the last lesson reflects the flaws in human character that led to the sad plight of people in Alsace. अगेन आपको फ्लॉज इन ह्यूमन कैरेक्टर में आप फ्लॉज पे अटक जाओगे कि फ्लॉज का मतलब क्या है। फ्लॉज का मतलब है कमियां। ह्यूमंस में क्या कमी है जिसके कारण हमारे बुरी हालत होती है। सो दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। आपको प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बात करना है। दैट फ्रांस पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, दैट इज द एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। After reading the chapter, the last lesson, you realize that man has an intense desire to subjugate others. यहाँ से जो थर्ड थीम है जिसके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की, दैट इज लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज एंड शोविनिज्म का मतलब होता है डोमिनेशन। नाउ आई विल नॉट मेंशन द सैम्पल बुक्स, बट देर आर मेनी सैम्पल बुक्स जो इस आंसर का मतलब गलत बता रहे हैं। Linguistic chauvinism is imposition of a language on others, on the weaker sect. यहाँ पे Prussia, the country in power, imposed the German language on the people of Alsace and Lorraine, and this imposition of the language is known as linguistic chauvinism. राइट right? तो यहाँ पे जब आप किसी के ऊपर कोई चीज़ इम्पोज करते हो तो आप उसको सब्जुगेट कर रहे हो। So you feel that the people, the ones who have intense desire to subjugate, they feel that in the modern, हमें फील होता है कि ये सब्जुकेशन नहीं होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए। और आपको इस पे एक ब्लॉग लिखना है कि सब्जुकेशन हमें नहीं करना है, वी शुड लिव एज वन कम्युनिटी, एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन यूनिटी। नाउ हाउ डू यू राइट अ ब्लॉग? बहुत बच्चों को ब्लॉग का मतलब नहीं पता है। What is a blog? Blog is like an article, but writing your personal experiences in it. Speech और blog में क्या फ़र्क होता है? Speech is something जो आप लोगों को सुना रहे हो, आप उनको अपने व्यूज़ बोल रहे हो। ब्लॉग आप बोल नहीं रहे हो, आप लिख रहे हो, बट अगेन इट्स योर स्पीच दैट यू आर राइटिंग इन द रिटन फॉर्म, राइट? तो आपने यही लाइंस लिखनी है। लिंग्विस्टिक शोविनिज्म के बारे में आप लिखोगे, आप लिखोगे कि इंसान, आप फ्रांस की फीलिंग्स लिखोगे, दैट कैन दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। और ये दोनों पॉइंट्स को आपने इलेबोरेट करना है टू राइट इन योर ब्लॉग। एक इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, बा आई गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो। तो अब इसके ऊपर सेकंड क्वेश्चन आया है। फ्रांस वॉज शॉक्ड व्हेन ही हर्ड दैट इट वाज द लास्ट लेसन एंड ही हार्डली न्यू फ्रेंच हिज मदर टंग। सो ये जो चैप्टर है ये हमें बताता है दैट इट फाइंड्स वी मेनी ऑफ अस फाइंड आवरसेल्फ इन सिमिलर सिचुएशंस एंड रिग्रेट व्हेन इट इज़ ऑल ओवर। अब आपने ये कहानी पढ़ी है और आपके ऊपर आप इतना ज़्यादा मूव्ड हुए हो दैट यू वांट टू इंक्लूड इट इन योर ब्लॉग। So again, you will write about the same thing that Franz feels, how he made a mistake of procrastinating, what were his feelings of regret, and what lesson did he learn from it. तो ये सारी चीज़ें आपके ब्लॉग में आ जाएंगी। Fifth question, our native language is part of a culture and we are proud of it. How does the presence of village elders in the classroom of Monsieur Hamill's last lesson show their love for French? आप यहाँ पे हॉजर का एग्जाम्पल कोट करोगे, हाउ ही वॉज रबिंग द प्राइमर टू लर्न, हाउ दे हैड टीयर्स इन देयर आईज, सारे विलेजर्स की आंखों में उनका वेरी प्रेजेंस शो करता है कि वो अपने कल्चर से कितना जुड़े हुए थे, जुड़ना चाहते थे, और वो फ्रांस के लिए कितना प्राउड थे। तो ये इंस्टेंसेस को आप कोट करके इस आंसर को क्वेश्चन कर सकते हो। एंड दिस इज द लास्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। On the day of the last lesson, Franz felt that the whole school was strange. Whole school was strange, why? Because there was no commotion, right? There was the presence of the villagers. Again, Monsieur Hamel bhi, he was dressed in his Sunday best. He was wearing a green coat,
अ फ्रिल्ड शर्ट, अ ब्लैक सिल्क कैप एंड हर एक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी किया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेंज थी। मिसियर हैमिल बड़े जेंटल थे, बड़े काइंड थे, बड़े पेशेंट थे। सो दीज वर द स्ट्रेंज थिंग्स, राइट? So, throughout the story, the reader encounters Fran's account of how school usually was and what it was like on the last day of class with Monsieur Hamel. This contrast comes across through events and the actions and viewpoints of various characters. अब ये तो उन्होंने आपको बेसिक account दिया है. Now we start with three questions. In what way can the story can be seen as a comment on schooling in general? तो basically schools में generally पढ़ाई ख़त्म करवाने के लिए की जाती है. The teachers are in a hurry to finish off the syllabus, right? Focus हट जाता है on learning of skills, on learning, grasping the whole chapter, teaching patiently. Those schools are under their own duress to finish off the syllabus, and due to that, the essence of learning is lost in schools. So you can comment on that. Please ज़्यादा negative नहीं बोलना, because the person checking your papers is also a teacher. So don't hurt her feelings by saying negative. Just talk about that सिलेबस ख़त्म करने के चक्कर में जो एसेंस ऑफ लर्निंग होता है, दैट इज़ लॉस्ट. डोंट कमेंट ऑन टीचर्स, राइट? दैट इज़ वेरी रॉन्ग. डोंट कमेंट ऑन योर स्कूल. दैट विल शो अनलॉयल्टी फॉर योर स्कूल विच इज़ नॉट अप्रिशिएटेड. दिस इज़ नॉट द थीम ऑफ द चैप्टर. यू हैव टू टॉक अबाउट कि जब पढ़ाया तेज़ी से जाता है या इम्पेशेंटली पढ़ाया जाता है, तो लेसन का जो लर्निंग का एसेंस है वो खो जाता है. So talk about that. Okay, second question is, does Francis' description of school life resonate with your own experience? Yes. All of you at this point can understand this very well. आपने पूरे 15-16 साल जो आप स्कूल में रहे हो, आपने लर्निंग को पुट ऑफ किया है, एंड नाउ इट्स योर बोर्ड एग्ज़ाम एंड मेनी ऑफ यू रियलाइज कि काश ये ग्रामर हमने पहले किया था, काश हमने ये फॉर्मेट ऑफ राइटिंग पहले सीखा होता, काश जब मैम ने ये चैप्टर पढ़ाया था तो हमने ध्यान दिया होता. सो इट इज़ रेजोनेटिंग. रेजोनेटिंग मतलब आपको एम्पथी क्रिएट कर रहा है कि हाँ, आई टू एम एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग. Okay. Third is, do you think the story might also provide advice on what good education entails? Yes. Good education means the teacher teaching patiently and the student listening with full concentration. तो yes, ये भी चैप्टर में हमारे को बताया गया है. एंटेल्स का मतलब? एंटेल्स मतलब उसमें है, उस चैप्टर में ये वाला पार्ट भी इंक्लूडेड है. ठीक है, अगर ठीक वो है. एजुकेशन नहीं कैसा होना चाहिए वो बता रहे हैं, तो एजुकेशन कैसा होना चाहिए वो भी बता रहे हैं. सो ओके. येस, इट डज एंटेल दैट, राइट? सो आपने अब जो कुछ भी बोला है, आपको टेक्सचुअल एविडेंस के साथ अपनी बात को जस्टिफाई करना है. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द ब्लॉग, सॉरी, एंड ऑफ द Sweet. सेशन. एंड the thing I want to say is कि डरना मत. Do whatever you can. वीडियोस देखना, चाहे मेरे देखो या किसी और के देखो, बट डोंट गिव अप. जब तक एग्ज़ाम नहीं आता है, ट्राई योर लेवल बेस्ट. And now I'm open to any questions. If you want to ask any questions, I'm open. The chat is on. So I'm waiting for your questions. Okay, so since no one is asking any questions, I'm going to end this session.
But if you still have some query or you want to go through the different videos and then come back with a question, you can write it down in the comment section and I'll be answering it as soon as possible. So happy revising and all the best. Hope you do very well in your exams. Thank you.